फंक्शन जैसे कि राउंड फिगर करना, किसी भी नंबर्स को राउंड फिगर करना। जैसे कि आपको किसी भी नंबर को, जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया 6.874, एक नंबर है जिसको हमको क्या करना है, राउंड फिगर डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा राउंड फंक्शन, और राउंड फंक्शन में मैंने यहाँ पे पुट कर लिया ए को, ठीक। और यहाँ पे मैंने रन किया तो ये आपका 7 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल राउंडिंग डिफाइन करता है राउंड फंक्शन। तो जब भी मैंने यहाँ पे राउंड डिफाइन किया, तो अगर ये इसके बाद पॉइंट्स के बाद जो वैल्यू होगी, अगर 5 या 5 से एक्सीड होगी, तो वो आपका क्या होता है, अ, एक ऐड कर देता है पहले वाली वैल्यू में। तो 6 से ये 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वही वैल्यू, अगर हम कहते हैं ये वैल्यू अगर 5 या 5 से कम होता, सॉरी 5 से कम होता, तो या अगर 4 होता, 8 की जगह पे अगर 4 होता, तो ये आपकी वैल्यू क्या होती, राउंड फिगर करके 6 ही आती। ठीक है, क्लियर? ये 6 ही आती। देन अगर मुझे क्या करना है, किसी स्पेसिफिक डिजिट तक ही राउंड फिगर करना है, मान लो 3 डिजिट है डेसिमल फ्रैक्शन वैल्यूज, ठीक है। तो मुझे अगर करना है कि यहाँ पे 2 डिजिट तक ही राउंड फिगर करना है मुझे, तो 2 डिजिट तक यहाँ पे मैं यहाँ पे ये सेट कर सकता हूँ, कितने डिजिट तक, 2 डिजिट तक मुझे राउंड फिगर करना है। तो ये 2 डिजिट तक ही मेरी वैल्यू आएगी। लेकिन अगर वैल्यू, अगर यहाँ पे लास्ट वैल्यू जो वैल्यू है, थर्ड वैल्यू, अगर 5 या 5 से ज्यादा होता है, तो उसके बाद वाली वैल्यू क्या होती है, वो एक ऐड हो जाती है। जैसे 7 है तो ये ऐड हो जाएगा, जैसे कि इसमें हुआ है, इस सिचुएशन में होगा। ठीक है, कि अगर अगर मैं कोई प्रिसीजन नहीं देता हूँ कि कितने डेसिमल प्रिसीजन होने चाहिए, 2 या 1, तो बाय डिफॉल्ट सारे डेसिमल प्रिसीजन को रिमूव कर देता है। अगर जस्ट डेसिमल पॉइंट्स के बाद अगर कोई भी वैल्यू है, अगर वो वैल्यू 5 या 5 से एक्सीड करती है, तो वो एक और ऐड ऑन कर देती है नंबर में। तो ये 6 से 7 हो जाता है राउंड फिगर करके। ठीक है, क्लियर? तो इसी तरीके से ये वैल्यू आपकी डिफाइन होती है, ठीक। देन अब एक तरह से कोई भी नंबर से डिफाइन करो, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, अ, ये डिफाइन किया और जिस तरीके से वैल्यूज डिफाइन की, अब कोई भी नंबर प्रिसिजन डिफाइन करना हो, तो आप जितने भी नंबर्स हो उसको पुट करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे और भी नंबर्स डिफाइन किए, और मैंने कहा कि यहाँ पे जीरो प्रिसिजन बाई डिफॉल्ट जीरो डिफाइन करता है। यहाँ पे जीरो मैंने डिफाइन किया, तो जीरो का मतलब यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन करेगा। अगर जीरो नहीं देता हूँ, तो वो क्या करता है, रिमूव भी कर देता है नंबर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 0.0 लिखते हैं, तो यहाँ सॉरी कॉमा जीरो लिखते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, 6.0 इस तरीके से आता है। भले ही आपका अगर मान लो यहाँ पे 5 होता, 5 या 5 से ज्यादा एक्सीड करता है, तो वो 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये नॉर्मल राउंडिंग का काम होता है। अगर एक तरह से कोई भी नंबर 5 या 5 से एक्सीड करता है, जहां तक हमको अगर राउंड फिगर करना है, तो उसके पहले वाली वैल्यू में वो एक ऐड कर देता है। जैसे कि अगर मैं 2 प्रिसीजन डिफाइन करना है यहाँ पे, ठीक है, 2 डेसिमल प्रिसीजन डिफाइन करना है, तो यहाँ तक डिफाइन करना है। लेकिन इसके बाद वाली वैल्यू अगर 5 या 5 से ज्यादा होती है, तो वो 48 यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाता है, 6 पॉइंट। अब आते हैं स्ट्रिंग्स की बात करते हैं। तो स्ट्रिंग्स हम कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये मैंने डिस्कस भी किया। डबल कोटेशन के अंदर भी रख सकते हैं, सिंगल कोटेशन के अंदर भी रख सकते हैं, ट्रिपल कोटेशन, डबल कोटेशन, डबल ट्रिपल कोटेशन एंड सिंगल ट्रिपल कोटेशन में भी आप रख सकते हो। तो इस तरीके से आप 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हो किसी भी टेक्सचुअल डेटा को। ठीक है, तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं, ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग कैन बी मल्टी लाइन स्ट्रिंग। जो ट्रिपल कोटेड होता है, या तो डबल कोट को ट्रिपल कोट यूज कर लिया जाता है, या सिंगल कोट को ट्रिपल कोट यूज किया जाता है, वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग बोला जाता है इसको। ठीक, एंड देन बोथ सिंगल और डबल कोट्स मीन द सेम, कि अगर आप डबल कोट भी यूज कर रहे हो या सिंगल कोट यूज कर रहे हो, दोनों हम यूज कर सकते हैं, और दोनों का मतलब स्ट्रिंग ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या? मल्टी लाइन कमेंट्स बोलते हैं, लेकिन उसको कमेंट्स नहीं बोल सकते। उसको एज ए कमेंट्स ट्रीट किया जाता है, लेकिन वो कमेंट नहीं होता, उसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग ही बोलते हैं। जैसे कि मुझे कुछ यहाँ पे कमेंट्स लिखने हैं, ठीक, 3 डबल कोटेशन दे दिया और मैंने लिख दिया हेलो, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। क्योंकि मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या होता है,
इसमें कोई भी वो स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग नहीं होती है मल्टी लाइन कमेंट्स में। थ्री कर सके मल्टी लाइन स्ट्रिंग को ही आप क्या बोलते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स इसमें बोल देते हैं पाइथन में, ठीक है। और जावा में मल्टी लाइन कमेंट्स भी होता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी होता है, ठीक है। और इसमें केवल आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग को एज ए मल्टी लाइन कमेंट्स यूज कर लेते हो। तो हेलो, दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट, ठीक। अब इसको रन करूँ तो मुझे क्या है, देखो, ये आउटपुट मिलेगा, ठीक। अगर मैं किसी वेरिएबल में इसको स्टोर करता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया ए इक्वल दिस, ठीक, तो क्या आउटपुट नहीं मिलेगा। क्लियर। तो ये एक तरह से क्या होता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग ही है, जिसको हम एज ए मल्टी लाइन क्या कर सकते हैं, कमेंट यूज करते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ तो एक कमेंट रहता है, तो ये क्या आउटपुट में आता है, यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि इसको एज ए मल्टी लाइन कमेंट यूज किया जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग ही है। अब देखो जहां पर भी हमने लाइंस ऐड किए हैं वो स्लैश एन और अपने आप ही स्लैश एन ऐड हो गया, देखो, दिख रहा है, ठीक। तो ये अपने आप स्लैश एन, हाँ हाँ। तो ये क्या होता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ए इक्वल दिस स्टोर करके और मैंने प्रिंट किया, तो यहाँ पे आपका ये वैल्यू मल्टी लाइन फॉर्मेट में प्रिंट होगी। अब दिख रहा है, जैसे हमने लिखा वैसे एज इट इज प्रिंट हो गई, ठीक। तो इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं, बिना स्लैश एन के इसको हम यूज कर सकते हैं, इसमें ये इसका ये बेनिफिट होता है, ठीक? अब आते हैं कि प्लस का यूज करते हैं, तो हम स्ट्रिंग को अगर मुझे ज्वाइन करना हो एक साथ, तो उसके लिए प्लस का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट नेम इक्वल राहुल, एंड लास्ट नेम मैंने लिख दिया वो, एंड देन, और ये डिफाइन कर लिया मैंने, प्रिंट कर लिया, ठीक। फर्स्ट नेम, फर्स्ट सॉरी फर्स्ट नेम एंड देन कॉमा लास्ट नेम। तो मुझे अगर दोनों प्रिंट करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। लेकिन मुझे कॉनकेट करना है, तो कॉनकेट का मतलब कि दोनों को ऐड करके मुझे फुल नेम डिफाइन करना है, ठीक। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, और इसमें मुझे लिख देना है क्या, फुल फुल नेम। तो ये प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग के साथ एज ए कॉन्केटिनेशन यूज होता है, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को कॉन्केट करना बोलते हैं, ज्वाइन करना, एक साथ ज्वाइन करना, ठीक है। तो प्लस ऐड करता है, लेकिन ऐड अरिथमेटिक नंबर्स को करता है, जैसे आपके जो न्यूमेरिक टाइप्स के वैल्यूज होते हैं उनको ऐड करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है ये, आपके दो टेक्सचुअल डेटा को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। और एक फुल नेम आपका जनरेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे, अगर मैं फुल नेम को प्रिंट कर रहा हूँ तो ये बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं हो रहा है, स्पेस नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, बीच में आप एक और स्पेस ऐड कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक। क्लियर। हाँ, तो इस तरीके से स्पेस एक अटैच कर सकते हो और फुल नेम बन गया, और फुल नेम को आप यूटिलाइज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक। तो ये एक तरह से क्या होता है, प्लस यूज किया जाता है किसी भी स्ट्रिंग्स को, मल्टीपल स्ट्रिंग को एक साथ ज्वाइन करना और उसको यूटिलाइज करना होता है, ठीक। देन एस्ट्रिक्स क्यों यूज किया जाता है, कि अगर मैं किसी भी पैटर्न्स को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना चाहूँ तो वो कैसे करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मैंने स्टार और मल्टीप्लाई 5, तो ये स्टार कितनी बार रिपीट होगा, ये स्टार कैरेक्टर 5 टाइम्स रिपीट होगा। कोई भी कैरेक्टर ले लो, जैसे डॉलर ले लिए, तो डॉलर कितनी टाइम रिपीट होगा, 5 टाइम्स रिपीट होगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई, किसी भी स्ट्रिंग से अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसको रिपीट करता है, ठीक है, रिपीटिशन। देन अब इसी का यूज करके, हम इसी लॉजिक का यूज करके पैटर्न प्रिंट करते हैं। और पैटर्न जैसे कि आपको अगर प्रिंट करना हो एक वन से लेकर के एक इस तरह का पैटर्न प्रिंट करना हो, स्टार
इस तरह का पैटर्न प्रिंट करना हो। ठीक, इस तरह का पैटर्न प्रिंट करना हो स्टार का, तो वो कैसे प्रिंट करोगे? तो यहाँ पे हम वाइल लूप हमने पढ़ ही लिया है, तो वाइल लूप में हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पे आई इक्वल 1, एंड देन वाइल कितने टाइम्स प्रिंट करने हैं, जितने रो प्रिंट करने हैं वो यहाँ पे कंडीशन में दे दो। तो वाइल आई, मैंने कहा आई लेस देन इक्वल, अगर मुझे 5 रो प्रिंट करने तो 5। ठीक, कि आई जब तक 5 रहेगा तब तक प्रिंट होगा, और मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंट। और क्या डिफाइन किया मैंने यहाँ पे, लिखा आई, सॉरी, और यहाँ पे मैंने लिखा स्टार एंड देन स्पेस मल्टीप्लाई बाई आई। समझ में आया? एंड देन आई प्लस इक्वल 1। ठीक, अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? सेम वही पैटर्न मिलेगा जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि प्रिंट करना है मुझे। ठीक, तो इस लॉजिक को हम पैटर्न प्रिंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें, रिपीटेशन जो इस कह सके टेक्स्ट रिपीटेशन के लिए यूज करते हैं कि कितनी बार वो रिपीट होगा। तो जैसे जैसे वो इंक्रीज होता रहेगा आपका जो वैल्यू है, वैसे रिपीट होगा। अगर मुझे क्या करना है, उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना हो, तो रिवर्स ऑर्डर में भी आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि ये 5 डिफाइन कर दो, स्टार्टिंग 5 करो, और लेस देन इक्वल, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल 1 कर दिया मैंने, और यहाँ पे माइनस माइनस कर देना। ठीक, तो ये क्या होगा, वो पैटर्न रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसका यूटिलाइज कर सकते हो रिपीटेशन का, कि हम किसी पैटर्न को प्रिंट करना चाहें तो वो प्रिंट कर सकते हैं रिप्लिकेट करके, कि वो कितनी बार रिप्लिकेट करना है। जैसे जैसे आपका काउंटर बढ़ता जाएगा वैसे रिप्लिकेट वो बढ़ता जाएगा। अगर आप रिवर्सिंग प्रिंट करना चाहते हो, जैसे वो डिक्रीज होता जाएगा वैसे आपका रिप्लिकेशन क्या होगा, कम होता जाएगा, रिप्लिकेट। देन रिप्लिका मतलब होता है कि उसको कॉपी करना। ठीक है। देन इन ऑपरेटर कैसे यूज होता है, कि इन मैंने डिफाइन किया था कि किसी स्ट्रिंग में या किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को अवेलेबिलिटी डिफाइन चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इन ऑपरेटर का। तो इन एंड नॉट इन ऑपरेटर मैंने डिफाइन किया था, जिसको मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसको मोस्टली क्या होता है कि हम किसी कंडीशंस में भी चेक करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैं अगर चेक करना चाहूँ कि मैंने लिखा यहाँ पे नेम इक्वल, और यहाँ पे मैं ये चेक करना चाहता हूँ इन नेम है या नहीं। यहाँ पे लिख देता हूँ इफ, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, क्योंकि ये आपका ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पे अगर ट्रू रिटर्न करता है तो यहाँ पे लिख दूंगा फाउंड। ओके, और रन करते हैं। तो क्या लिख कर के आएगा, फाउंड, क्योंकि ये वर्ड क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर फाउंड हो गया। ठीक, अगर मैं यहाँ पे ई लिखता हूँ तो ये पैटर्न नहीं है, तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा मुझे। और इस सिचुएशन में मुझे अगर आउटपुट देना हो तो एल्स का यूज कर लेंगे, नॉट फाउंड। तो यहाँ पे इन, इन हम किसके साथ यूज कर सकते हैं, इफ के साथ भी यूज कर सकते हैं। किसी भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को किसी भी स्ट्रिंग में मैच करने के लिए, अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, कि वो उसमें है या नहीं, फाउंड और नॉट फाउंड। ठीक है, तो इसमें अगर नहीं मिल रहा तो नॉट फाउंड, नॉट फाउंड आ रहा है। अगर वो मैच कर जाता तो क्या होता, फाउंड मैसेज आएगा। ठीक, तो सेम एज हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ, वही चीज हम इन ऑपरेटर फॉर के साथ भी यूज कर सकते हैं, कि एक एक कैरेक्टर्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहूँ कि किसी भी नेम, जैसे कि इस नेम में मुझे चाहिए कि ए कितनी बार रिपीट हुआ है, ये हमने डिफाइन भी किया था कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये चेक करूंगा। पहले लिखूंगा फॉर, ठीक, और आई इन नेम, और आई जब एक एक आई आ रहा है, मतलब एक एक कैरेक्टर आ रहा है, यहाँ पे लिख दे सकता हूँ मैं सी एच
एक एक जो कैरेक्टर आ रहा है, उस कैरेक्टर को मैं क्या करूंगा यहाँ पे चेक करूंगा। इफ CHR इक्वल इक्वल, और यहाँ पे आई इक्वल 0 लिख देता हूँ, या काउंटर इक्वल 0 लिख देता हूँ, काउंटर। और मैं लिख देता हूँ अगर उसका कैरेक्टर ए होता है, ए मिलता है, ठीक, तो यहाँ पे काउंट में वो ऐड हो जाए, काउंट प्लस इक्वल 1, ठीक। और जैसे ही लूप बंद हो तो हमको मिल जाए कितने नंबर ऑफ ए है, तो ए टाइम्स ए टाइम्स कितने टाइम्स वो फाउंड हुआ, ठीक। ये सिंगल कोटेशन हम लिख देते हैं, yes। ये अब यहाँ पे हम रन करते हैं, तो रन करने के बाद आपको मिलेगा क्या? आप देखो यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है, काउंट प्लस इक्वल 1, क्योंकि इसमें हमको प्लस इक्वल 1 डिफाइन करना है। काउंटर, सॉरी, काउंटर है, काउंटर। हमने वेरिएबल किसी और नेम से बनाया और यहाँ पे किसी और नेम से यूज कर रहे हैं। डिफाइन करते हैं सिंगल, और यहाँ पर भी काउंटर, ठीक। नेक्स्ट। तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? ए कितने टाइम्स, टाइम्स 5। तो ये चीज हम हटाते हैं। लिख कर क्या है? ए 2 टाइम्स फाइंड, ठीक। तो ए कितनी बार फाइंड हुआ? 2 टाइम्स, यहाँ पर और यहाँ पर मुझे मिला, ठीक। क्लियर? तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक। अगर मान लो कैपिटल होता तो उसको लोअर में कन्वर्ट कर लेते पूरा, ठीक। तो जो भी आप कैरेक्टर डिफाइन करोगे तो उसको इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। कभी कभी ये होता है कि आप किसी वैल्यूज को इस तरीके से कैरेक्टर्स को आप फाइंड कर सकते हो, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एक एक कैरेक्टर्स को, एक एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम फॉर लूप के साथ इन ऑपरेटर का यूज करें। अब मुझे स्ट्रिंग के लेंथ निकाली है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को अगर मुझे काउंट करना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक एक्स वैल्यू के अंदर हमने डिफाइन कर लिया, ठीक। एक्स वैल्यू के अंदर मैंने कोई डेटा डाल दिया यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक। और मुझे इसका लेंथ निकालना है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं, तो यहाँ पे मैं len फंक्शन यूज करूंगा और उसके अंदर मैंने x को पुट कर लिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर मुझे फाइंड हो जाएंगे 1 2 3 4 5, और एक स्पेस 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक। तो ये आपका क्या, स्पेस को भी काउंट करता है और उसके साथ साथ जितने भी कैरेक्टर हैं उनको भी काउंट करता है, तो स्पेस को भी इंक्लूड करता है वो। भले ही आपको ना दिखे वो स्पेस, लेकिन स्पेस एक कैरेक्टर है जिसको व्हाइट स्पेस कैरेक्टर आप बोल सकते हैं, ओके। तो हम लेंथ का भी यूज कर सकते हैं किसी कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए, ठीक। और ये तो फंक्शन मैंने डिफाइन किया था कि ORD से हम किसी भी कैरेक्टर को आस्क की वैल्यू गेट करते हैं, ठीक है। किसी भी कैरेक्टर का हम आस्क की वैल्यू गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन अगर मान लो कोई कैरेक्टर है तो उसकी आस्क की वैल्यू में मुझे प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे आप लोगों, जैसे कि ये नंबर है, तो सबकी आस्क की वैल्यू मुझे गेट करनी है। ये मैंने कॉपी किया, और जितने भी कैरेक्टर हैं वन बाय वन सबका आस्क की वैल्यू उसके साथ साथ प्रिंट करना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये लिखूंगा प्रिंट, और सबसे पहले कैर, एंड देन उसके बाद उसकी आस्क की वैल्यू, देन कॉमा, क्या लिखोगे आप? आस्क की वैल्यू, तो ORD, एंड देन उसके बाद उसमें पास कर देना कैरेक्टर, ठीक। तो जब हम रन करेंगे तो वन बाय वन जितने कैरेक्टर हैं सबकी क्या होगी, आस्क की वैल्यू आपको मिल जाएगी, देख रहे हैं? अगर हम लोअर केस नहीं डिफाइन करते तो कैपिटल का अलग मिलता है, तो कैपिटल अगर V है तो 86 उसका होगा, ठीक। और स्पेस का जो कोड होता है क्या, 32 होता है, स्पेस का भी एक कोड होता है,
ठीक। तो सबकी आस्क की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी वन बाई वन। ओके। नेक्स्ट आते हैं कि हम किसी भी वर्ड्स में आप जैसे कि यहाँ पे हम काउंट करने के लिए हम लूप चला रहे हैं कि ये कितनी बार फाइंड हो रहा है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम वैसे ही काउंट कर सकते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग में एक फंक्शन होता है, जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे काउंट करना है, यहाँ पे मैंने दिया काउंट इक्वल नेम डॉट काउंट, और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया कि मुझे क्या काउंट करना है, एक। ओके। एक इतनी बार आ रहा है। हाँ बोलो। हाँ, सबका अलग अलग होता है। अ, अब इसमें क्या है कि मुझे काउंट करना है कि एक उसमें कितनी बार ऑकरेंस आ रहा है ए का। तो यहाँ पे हम जो भी ऑकरेंस आएगा वो मुझे मिल जाएगा कि 2 टाइम्स ए ही है। ठीक। डायरेक्टली। तो काउंट एक फंक्शन होता है, उसके लिए हमको लूप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पे लूप का यूज कर रहे थे, ये कितनी टाइम्स मिल रहा है, तो लूप यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम विदाउट लूप भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट फंक्शन का यूज करके उसके ऑकरेंस को गेट कर सकते हैं कि इस सेंटेंस में ए कितनी बार आया हुआ है। ठीक। इस सेंटेंस में एम कितनी बार आया हुआ है, 1 टाइम। ठीक। तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस में उस वर्ड को यहाँ पे गेट कर सकते हैं, उस कैरेक्टर को गेट कर सकते हैं कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है, अब आते हैं अ, उसमें क्या होता है कि स्टार्ट और एंड वैल्यू भी देनी होती है कि कहाँ से कहाँ तक हमको काउंट करना है। ठीक। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे कि जो कैरेक्टर मुझे काउंट करना है कि इसके और इसके बीच में ही डिफाइन करना है, तो हम रेंज भी दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे ए काउंट करना है, और ए कहाँ से काउंट करना है, यहाँ से काउंट करना है। ठीक। तो 0 1, ये 0 से ही काउंट किया जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 8 से मुझे काउंट करना है, और 8 से कहाँ तक काउंट करना है, 8 9 10 11 12। ठीक। तो 12 तक काउंट करना है, 12 या 13, 13 लिख देता हूँ मैं। ठीक। अब मैं रन करता हूँ, तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा कि ये कितनी टाइम्स मिला मुझे, एक ही बार मिला, लेकिन इस रेंज में मिला, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे जिस रेंज में दोगे उस रेंज में वो काउंट करेगा कि यहाँ से यहाँ के रेंज में मुझे एक केवल काउंट करना, पूरा नहीं काउंट करना। ठीक है। फाइंड करना। तो इसमें रेंज भी आप दे सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक ऑकरेंस बिटवीन दो इंडेक्स के बीच में हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं स्ट्रिंग को कैपिटल स्मॉल ये डिफाइन करना। तो ये तो हमने डिफाइन किया था ना। हम्म। स्पेस को रिमूव करना, अपर केस में करना, लोअर केस में इनकैपिटलाइज करना। ठीक है। नेक्स्ट। अब उसके बाद क्या होता है कि हम स्ट्रिंग्स में और भी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं। ठीक। तो किसी स्ट्रिंग में अगर आपको चाहिए कि कोई नेम हो, वो केवल वी से ही स्टार्ट हो। ठीक। तो मैं चाहता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा इफ नेम डॉट स्टार्ट विथ। तो यहाँ पे स्टार्ट्स विथ लिखोगे, यहाँ पे स्टार्ट्स विथ, और स्टार्ट विथ मैंने लिख दिया क्या, डबल कोटेशन के अंदर वी। ठीक। और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट मैच। अगर वो वी से स्टार्ट होता है तो मैच, अदरवाइज नॉट मैच। अदरवाइज नो मैच। अब मैं रन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मैच। क्योंकि यहाँ पे वी से स्टार्ट हो रहा है बना। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया
तो क्या है, नो मैच। ठीक, क्यों? क्योंकि वो जो नेम है एक तरह से वी से नहीं स्टार्ट होता। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम चेक कर रहे हैं ए से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, तब भी वो मैच नहीं करेंगे क्योंकि ये कैपिटल और हम चेक कर रहे हैं स्मॉल। ठीक, तो कैपिटल ही आपको चेक करना पड़ेगा कि ये आपका केस सेंसिटिव ही चेक करता है, तो ये आपको कैपिटल ही चेक करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्ट्रिंग को ये डिफाइन कर सकते हो, ये आप कंफर्मेशन ले सकते हो कि वो उसी लेटर से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। किसी के नेम को चेक कर सकते हो या किसी भी सेंटेंस को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये होता है स्टार्ट विथ, वैसे ही होता है एंड विथ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कि एंड्स विथ, एंड्स विथ, एंड्स विथ मैंने जैसे लिखे हैं यहाँ पे कि नेम हमारा क्या स्टार्ट होना चाहिए, एंड होना चाहिए किसका, ए से एंड होना चाहिए। तो यहाँ पे ए से एंड नहीं हो रहा, नो मैच आ रहा। अगर मैं लिख रहा आर से एंड होना चाहिए, तो क्या है, आर से ही एंड हो रहा है, तो ये मैच कर जाएगा। ओके, क्लियर? तो ये एंडिंग चेक करता है और ये स्टार्टिंग चेक करता है, स्टार्ट्स विद दिस। कोई सेंटेंस हो या कोई भी टेक्सचुअल डेटा हो, वो उस लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। अगर स्टार्ट हो रहा है तो मैच, अदरवाइज नो मैच। ठीक, और इसमें क्या होता है, एंड्स विद, अगर वो मैच करता है कि ये एंडिंग इस कैरेक्टर से होना चाहिए तो मैच वो बता देता है, ट्रू रिटर्न करता है। अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो वो एल्स में सेंड कर देता है, नो मैच। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है और भी कुछ है, जैसे कि इज अल्फा न्यूमेरिक, इज अल्फा, ये मैंने डिफाइन किया था आप लोगों को। इज अपर, अब इसमें ये भी चेक कर सकते हो कि इज अपर केस है या नहीं, इज लोअर केस है या नहीं, इज स्पेस। ठीक, तो इज अपर भी आप डिफाइन कर सकते हो और इज लोअर भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि इसमें कोई भी सेंटेंस मैंने यहाँ पे डिफाइन किया और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ए डॉट इज लोअर। अब यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ तो क्या है, इज लोअर ट्रू। लेकिन जैसे ही मैं इसमें कैपिटल लिख देता हूँ तो क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये अगर पूरा प्योर लोअर है तभी जाकर ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, वैसे अपर का ही है। ठीक, अपर का भी डिफाइन कर लो। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इज अपर, तो क्या है, फॉल्स है। और पूरी तरह से अगर मैं कहूँ केवल केवल एच को मैंने कैपिटल किया तो क्या है, तब भी फॉल्स आएगा। पूरा फुल्ली ये कैप्स लॉक होना चाहिए, तभी जाकर के वो ट्रू रिटर्न करता है कि ये अपर केस में है। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं किसी कैरेक्टर को कि वो अपर केस में है या लोअर केस में है, एंड देन वो उसके अंदर स्पेस है या नहीं, ये चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या डिफाइन किया, लेंथ हमने डिफाइन किया, इन का यूज किया, नॉट इन भी यूज कर सकते हैं। अब उसके साथ सीक्वेंस भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने बताया था आपको स्लाइसिंग के लिए। ओके, स्लाइसिंग भी आप कर सकते हो, नॉट इन एंड दिस कैन बी यूज्ड टू एक्सेस एलिमेंट और स्लाइस टू सीक्वेंस, मोस्ट सीक्वेंस अलाउ दिस ऑपरेटर, एंड इन ऑपरेटर यूज टू इटरेट द सीक्वेंस यूजिंग द स्टेटमेंट। तो हम फॉर के साथ अगर यूज करते हैं तो वो इटरेट करता है वन बाय वन एक एक डेटा को। ठीक है, और बाकी चीजें ये इन और नॉट इन क्या करता है, एग्जिस्टेंस चेक करता है कि उसमें है या नहीं। ठीक है, क्लियर? उसके एग्जाम्पल्स ये हैं। ओके, अब आते हैं सीक्वेंसेस क्या होते हैं। तो सीक्वेंसेस आर कलेक्शन ऑफ आइटम्स। कलेक्शन ऑफ आइटम्स का मतलब कि उसमें बहुत सारे, जैसे कि मान लो स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस है, इसमें मल्टीपल आइटम्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं। और वो एक आइटम एक कैरेक्टर होता है, एक सिंगल कैरेक्टर। तो मल्टीपल कैरेक्टर्स को मिला करके एक स्ट्रिंग बनता है, और स्ट्रिंग को हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स बोल सकते हैं या सीक्वेंस ऑफ कलेक्शन ऑफ आइटम्स बोल सकते हैं, जो एक तरह से मिल करके एक पूरा स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाते हैं। तो सीक्वेंस ऑब्जेक्ट कैन बी एनी टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका अभी हमने डिफाइन किया स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस टाइप है। तो सीक्वेंस में भी ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड, मतलब कि एक सीक्वेंस दो तरह के उसमें कैटेगरीज होती है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस, एक अनऑर्डर्ड सीक्वेंस। ठीक है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस मेंटेन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स की वो
अगर फर्स्ट एलिमेंट पहले पोजीशन पे है तो पहले पोजीशन में वो रहेगा हमेशा। और अनऑर्डर्ड में क्या होता है कि वो गारंटी नहीं होता कि पहला जो कैरेक्टर है वो हमेशा पहले ही पोजीशन पे हो, वो किसी और पोजीशन पे भी जा सकता है, ठीक। तो अपनी वो पोजीशंस को मेंटेन नहीं करता, ठीक। तो उसको अनऑर्डर्ड सीक्वेंस बोल सकते हैं। देन सीक्वेंस में भी म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स क्या होता है कि उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं आगे चल करके, कि उस सीक्वेंस को हम एक तरह से उसमें चेंज कर सकते हैं। उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम बढ़ा सकते हैं, या उसमें से हम डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक। देन इम्यूटेबल सीक्वेंस क्या होता है कि जिसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, डू नॉट अलाउ एलिमेंट्स टू बी मॉडिफाइड, ओके। तो ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड सीक्वेंस हो सकते हैं, सीक्वेंस म्यूटेबल या इम्यूटेबल भी हो सकते हैं। देन वो सीक्वेंस किसी भी टाइप्स के हो सकते हैं। एंड देन सीक्वेंस क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं, ठीक है। स्लाइसिंग करना, तो स्लाइसिंग में मैंने बताया था स्टार्ट एंड एंड स्ट्राइड होता है, ठीक है। ये भी आपका डिफाइंड है, मैंने बताया था। हम्म इसमें क्या होता है, इंडेक्स। इसमें निगेटिव इंडेक्स हमने यूज किया था। निगेटिव इंडेक्स क्या होता है कि हमेशा लास्ट कैरेक्टर वो काउंट करता है, वन से काउंट करता है। तो अगर मैं -2 लिख रहा हूँ, तो -2 मीन्स कि वो सेकेंड लास्ट कैरेक्टर को पिक करता है, तो इसका मतलब ई को पिक करके वो प्रिंट करेगा, वुड बी प्रिंट ई, ठीक। अगर मैंने लिखा 2 -2, तो 2 इज ए स्टार्टिंग पॉइंट, तो 0 1 2 इज ए स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है, और -2 क्या है, ये है। तो -2 के हमेशा पहले के वैल्यू को वो डिफाइन करता है। तो सी और डी केवल प्रिंट होगा, प्रिंट सी डी एज द एंडिंग इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड। तो एंडिंग इंडेक्स को हमेशा इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। उसके पहले तक केवल प्रिंट करेगा, सी और डी तक। तो एंडिंग इंडेक्स क्या है हमारा, यहाँ पे -2 है ना, ठीक, यहाँ तक है। तो यहाँ से लेकर के एंडिंग इंडेक्स के पहले तक प्रिंट करेगा वो सी डी, ठीक। ये डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो स्लाइसेस का, ठीक। अगर हम किसी भी स्ट्रिंग की कॉपी डिफाइन करना चाहते हैं, तो इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं कि वो स्टार्ट टू एंड एक एक कैरेक्टर को कॉपी करके किसमें स्टोर कर देगा, ए के अंदर स्टोर करेगा, ठीक। क्लियर। इसको रिवर्स करने के लिए ये यूज करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में कॉपी करने के लिए -1 हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। जैसे मैं कहूँ कि अगर मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया, हेलो, और एक स्ट्रिंग मैंने डिफाइन किया, अब इसके अंदर डायरेक्टली मैंने ए को असाइन कर लिया, और बी के अंदर मैंने लिखा कि 0 इंडेक्स पे मैं कोई दूसरा कैरेक्टर असाइन कर लूं, जैसे मैंने लिखा 6, ठीक। अब मैं ए को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो क्या हम किसी भी एक तरह से स्ट्रिंग में कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं इंडेक्स में, देखिए। स्ट्रिंग कह सके इम्यूटेबल होता है इसमें, उसमें किसी भी इंडेक्स में कोई वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते, एक्सेस तो कर सकते हैं लेकिन असाइन नहीं कर सकते। तो इस लाइन में क्या एरर आ रहा है, समझ में आ गया। तो इसमें क्या होगा, एक तरह से ये आपका एक तरह से वो इम्यूटेबल होता है, ठीक। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कि एक एक आइटम को वो असाइन नहीं कर सकता, जस्ट लाइक लिस्ट, ठीक। तो इसमें इंडेक्सिंग तो प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू हम एक कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते, तो इसको इम्यूटेबल बोल सकते हैं, ठीक है। या तो पूरा ही चेंज कर दें, या हम एक आइटम को चेंज नहीं कर सकते, एक कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और वो जब भी चेंज होता है तो वो नई स्ट्रिंग रिटर्न करता है, कोई फंक्शन। उस स्ट्रिंग में कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते एक्चुअली में, ठीक। तो अगर मुझे कॉपी करना हो तो कॉपी कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे ए, और मैंने लिखा ऐसे, ठीक। तो बी के अंदर क्या वैल्यू होगी, सेम वैल्यू होगी, क्लियर। देन अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ और सेम डायरेक्टली असाइन करता हूँ, बी में ए को असाइन करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, बी में हेलो मिलेगा। और मैं अगर बी में कोई वैल्यू डालता हूँ, सॉरी, हाँ, बी में कोई वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ
और फिर प्रिंट करता हूँ, ए को भी प्रिंट कर लूँ यहाँ पे। तो क्या दोनों सेपरेशन डिफाइन कर रहा है। तो इसमें आपका कोई रेफरेंस का प्रॉब्लम नहीं होता है कि आप अगर डायरेक्टली डिफाइन कर रहे हो तो वो तब भी कॉपी ही होता है। और भी कॉपी ही होता है कि आप उस तरीके से भी कॉपी कर सकते हो और इस तरीके भी से कॉपी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो एज इट इज कॉपी करना है तो डायरेक्टली असाइन कर सकते हो इसका, और उसका कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक। लेकिन अब जब चेंज करना चाहते हो तो चेंज करने के लिए क्या होता है कि जब भी आप रिवर्स करना चाहते हो तो वो एक तरह से आपका क्या होता है, यहाँ पे बस -1 लिखना होता है। ठीक, लास्ट वाले में। तो -1 लिखेंगे तो वो रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है। नहीं तो वो हमेशा क्या होता है, जीरो स्टार्ट टू एंड लिखता है, ये स्टार्ट टू एंड है। और ये क्या होता है, स्टार्ट टू एंड। लेकिन वो क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर। हाँ, रिवर्स ऑर्डर में होता है। तो इसका स्टेप्स क्या होगा, रिवर्स चलेगा। -1 करेंगे तो वो रिवर्स ऑर्डर में स्टेप्स उसके चलेंगे, और रिवर्स ऑर्डर में वो एक एक कैरेक्टर्स को कॉपी कर देता है एक दूसरे स्ट्रिंग में।